जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे ब्लड का जो पार्ट बचा हुआ था, उस पार्ट पे पूरी तरीके से हम चर्चा करते हैं। हम देखते हैं रक्त का थक्का बनना, लसिका और ब्लड जो है ब्लड ग्रुप के बारे में हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले रक्त का थक्का बनना। देखिए, रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का कैसे बनता है, रक्त के थक्का के बारे में समझते हैं। देखिए, रक्त का थक्का कैसे बनता है भाई, तो उसके बारे में पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है, रक्त का थक्का बनने में समय लगता है 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट का समय लगता है रक्त का थक्का बनने में। अब यह क्रिया जो है, यह क्रिया कैस केस की क्रिया कहलाती है। कैस केस की क्रिया कहलाती है। यह क्रिया कैस केस की क्रिया कहलाती है। कैस केस की क्रिया कहलाती है। इसमें जो ब्लड ग्रुप काम करता है, रक्त का जो ब्लड ग्रुप काम करता है, या कह सकते हैं कि कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, जो रुधिर कणिकाएं काम आती हैं वो आती हैं प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट। दूसरा नाम आप प्लेटलेट्स कह सकते हैं, प्लेटलेट्स कह सकते हैं, लेट्स प्लेटलेट्स कह सकते हैं। प्लेटलेट्स जो है काम आते हैं। आगे देखिए, इसमें जो धातु पाया जाता है वह धातु होता है कैल्शियम। कौन सा धातु होता है? कैल्शियम धातु होता है। और इसमें जो है प्रोटीन जो पाई जाती हैं, ये होती हैं फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये काम करती हैं। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये रक्त के थक्का बनने में काम करती हैं। इसमें विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन्स के की आवश्यकता होती है। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त का जमाव न हो उसके लिए हिपेरिन एक विटामिन होता है। हिपेरिन एक हार्मोन्स होता है जो रक्त को जमने से रोकता है। रक्त को जमने से रोकता है। यह जब रक्त को जमने से क्या करता है? रोकता है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप का। अब ये हो गया रक्त का थक्का। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं भाई? ब्लड ग्रुप आप इसको हिंदी में कह सकते हैं रक्त समूह, रक्त समूह कह सकते हैं। ब्लड ग्रुप या रक्त समूह कह सकते हैं। रक्त समूह के बारे में अगर हम चर्चा करें तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर नाम के वैज्ञानिक, वीनर, इन दोनों ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। इन्होंने ब्लड ग्रुप लगभग कुल 33 प्रकार के ब्लड ग्रुप को खोजा। जो रक्त समूह को कुल 33 प्रकार का खोजा, जिसमें से मुख्य रूप से 4 प्रकार के। मुख्य रूप से कौन कौन से बाबू? देखिए, मुख्य रूप से 4 प्रकार के। 4 कौन कौन से? ए बी, ए बी और ओ। ए बी और ओ, इस 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को उन्होंने देखा। अब आगे समझ लेते हैं। ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप को अगर हम देखें तो बेसिकली ब्लड ग्रुप के जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीजन, सॉरी, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है। और जो आरबीसी होता है, रुधिर कणिकाओं में आरबीसी, इसमें एंटीजन पाया जाता है। तो भैया एंटीजन क्या है? एंटीजन ही रक्त समूह के अलग अलग वैरायटी में अलग अलग प्रकार जो है, ये विभिन्नताओं का जो कारण होता है,
विभिन्नताओं का कारण, विभिन्नताओं का कारण, विभिन्नताओं का कारण जो है ये एंटीजन होता है, जिसको कार्ल एंड स्टीनर ने ग्लाइकोप्रोटीन, इसका नाम ग्लाइकोप्रोटीन रखा। बाद में इसको हटा करके इसका नाम इन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन की जगह इसका नाम जो है एंटीजन रखा। अब हम समझते हैं कि 4 प्रकार के जो ग्रुप हैं ये कौन कौन से ग्रुप हैं। एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटीबॉडी कौन सी होती है, और एंटीजन कौन सा होता है, ये देखने की जरूरत है। देखिए यहां देख लेते हैं, ये हो गया भैया ग्रुप, ब्लड का ग्रुप क्या है, ये एंटीजन हो गया, एंटीजन, और ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी। ग्रुप कौन कौन से हैं, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं मुख्य रूप से। अब इन चारों में अगर देखेंगे तो एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है लेकिन एंटीबॉडी बी होती है। देखो एंटीबॉडी को जो है स्मॉल ए स्मॉल बी से दिखाते हैं, एंटीजन को कैपिटल ए कैपिटल बी से दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी से। तो जो एंटीजन है वो ए पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी बी पाई जाती है, और बी ग्रुप वाले में एंटीजन बी पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी ए पाई जाती है, एंटीबॉडी ए पाई जाती है। और ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो होता है एंटीजन ए बी होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और ओ ग्रुप में एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती है, ए और बी दोनों, ए बी दोनों होती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो ए बी ग्रुप का एंटीजन है, ए बी ग्रुप में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए इसको इस ए बी ग्रुप को हम सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही, इसको हम सर्वग्राही कहते हैं। और जो ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप, इसको एंटीजन इनमें नहीं होता, एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं सर्वदाता, क्योंकि यह सबको दिया जा सकता है। और ए बी ग्रुप सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए हम सर्वग्राही बोलते हैं, इसको सर्वदाता बोलते हैं, इसको सर्वदाता कहते हैं, इसको सर्वदाता कहते हैं। क्योंकि जानते हैं ओ ग्रुप में कोई स्ट्रक्चर जो है नहीं पाया जाता, किसी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए ब्लड जो है ये देने के लिए सर्वाइव ठीक माना जाता है लेकिन लेने के लिए सही नहीं माना जाता है। और ये ए बी ग्रुप ब्लड लेता है इसलिए सर्वग्राही, और ये ब्लड ग्रुप ये अपना खून देता है इसलिए इसको बोलते हैं सर्वदाता। अब हम देखते हैं लसिका के बारे में। लसिका क्या होती है भैया, लसिका जिसको हम बोलते हैं लिम्फ, लिम्फ बोलते हैं। क्या होता है लसिका, लसिका के बारे में समझते हैं। देखिए लसिका होती है, लसिका ग्रंथि, यह हल्के पीले रंग की होती है, रंग इसका कैसा होता है, हल्का पीला, यह हल्के पीले रंग की होती है, हल्के पीले रंग की, यह हल्के पीले रंग की होती है, ठीक है। इसका निर्माण लसिका ग्रंथियां करती हैं, निर्माण कौन करती हैं, लसिका ग्रंथियां, लसिका ग्रंथियां, इसका निर्माण लसिका ग्रंथियां करती हैं। अब इसका जो प्रवाह है एक ही दिशा में होता है, प्रवाह एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, प्रवाह एक ही दिशा में होता है। किधर से, कोशिकाओं से हृदय की ओर, कोशिकाओं से शरीर की ओर कह सकते हैं, कोशिकाओं से, कोशिका से शरीर की ओर, कोशिका से शरीर की ओर आती है। अब आगे देखेंगे ये इनका काम क्या होता है। इसमें देखो हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती। इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी नहीं पाई जाती। हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती इसलिए बिना रंग का, मतलब इनका बहुत रंग, इनका उस तरह का रंग नहीं होता। हीमोग्लोबिन जिन ब्लड में पाया जाता है, जिन ब्लड को देखेंगे तो रेड कलर का होता है, वो कलर को लाल कर देती है, तो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। साथ में देखेंगे तो जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, ये भी नहीं पाया जाता, इनमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं होता, आरबीसी भी नहीं पाया जाता और डब्ल्यूबीसी भी नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी ये भी नहीं पाया जाता है,
ठीक है। इनका मुख्य काम क्या होता है? इनका कार्य होता है घाव को भरना। इनका मुख्य काम होता है घाव को भरना। ये घाव को भरती हैं, साथ में संक्रमण से बचाती हैं, संक्रमण से बचाना। इनका काम होता है घाव को भरना और संक्रमण से बचाना। ये होती है लसिका। तो ये लसिका और रुधिर में अंतर आता है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे अब हम समझते हैं रक्तवाहिनी क्या है। रक्तवाहिनी को अगर हम समझेंगे तो रक्तवाहिनी क्या होती है भाई? रक्तवाहिनी ब्लड वेजल्स बोलते हैं। रक्तवाहिनी क्या होती है? ब्लड वेजल्स। क्या होता है रक्तवाहिनी? रक्त को ले जाने, रक्त को ले जाने व ले आने वाली, रक्त को ले जाने व ले आने वाली, ले आने वाली नसों को, ले आने वाली नसों, ले आने वाली नसों को रक्तवाहिनी कहते हैं, रक्तवाहिनी कहते हैं। ठीक है। रक्तवाहिनी किसे कहेंगे? रक्त को ले जाने और ले आने वाली नसों को रक्तवाहिनी कहते हैं। रक्तवाहिनी दो तरीके की होती है, एक होती है धमनी, दूसरी होती है शिरा। एक होती है धमनी, दूसरी होती है शिरा। तो धमनी और शिरा रक्तवाहिनी को ले जाने और ले आने का काम करती हैं। तो जैसे यहां देख लेते हैं, जैसे कौन कौन सी होती है भैया? तो जैसे धमनी, या पहला तो कह सकते हैं कि पहला धमनी, दूसरा शिरा, धमनी और दूसरा शिरा। तो धमनी और शिरा, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको आर्टरी और इसको बोलते हैं वेन्स, आर्टरी और वेन्स। अब एग्जाम्स में बोर्ड के हिसाब से जो एग्जाम्स में है उसमें देखेंगे तो धमनी और शिरा एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, और इस पर हम चर्चा करते हैं कि धमनी और शिरा क्या है। धमनी और शिरा देखते हैं, धमनी क्या है, शिरा क्या है, इन दोनों के बारे में समझते हैं। देखिए ये है धमनी, हम लिख लेते हैं एक तरफ धमनी, एक तरफ लिख लेते हैं शिरा। धमनी और शिरा में अंतर समझते हैं कि भैया धमनी क्या है, शिरा क्या है। धमनी और शिरा में अंतर देख लेते हैं भाई, धमनी क्या है, शिरा क्या है। ठीक है। धमनी शिरा क्या है? धमनी शिरा को हम समझते हैं। पहला देखिए, धमनी जो है, धमनी स्थित होती है, ये स्थित होती है गहराई में। यह गहराई में होती है। क्यों गहराई में होती है भाई? मोटी मोटी नसें होती हैं, इसलिए ये क्या है, गहराई में स्थित होती है। और ये त्वचा के समीप होती है, त्वचा के समीप, यह त्वचा के समीप स्थित होती हैं, ये गहराई में स्थित होती है। साथ में देखेंगे ये जो है मोटी होती हैं, ये जो है मोटी, ये मोटी होती हैं, मोटी मोटी नसों के रूप में पाई जाती हैं। और ये पतली होती हैं, पतली, ये मोटी होती हैं, और ये जो शिरा है ये क्या होती हैं, पतली होती हैं। ध्यान देखिए, इनमें ब्लड का जो स्पीड और दाब, रक्त का दाब व स्पीड, रक्त का दाब और स्पीड दोनों ज्यादा होता है। ये तीर का निशान ऊपर की तरफ किए, इसका मतलब ज्यादा होता है। इसमें रक्त का दाब व स्पीड, स्पीड दोनों कम होती है, दोनों क्या होती हैं, कम होती हैं। तो धमनी में जो रक्त दाब से बहता है उसकी स्पीड क्या होती है भैया? उसकी स्पीड होती है 120 mmHg, मिलीमीटर मर्क्यूरस। और इसका जो दाब होता है ये होता है 80 mmHg। मतलब जो ब्लड प्रेशर है, जो खून ले जाने ले आने का धमनी और शिरा में होता है, धमनी में चूंकि मोटी मोटी नलियां होती हैं तो इसमें इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है, 120 mmHg होता है। और जो शिरा होती हैं ये 80 mmHg से, यानी 80 की स्पीड से ये चलती है। नीचे से ऊपर की तरफ जो शिरा जो होती है, जो खून को ले जाती हैं, वो 80 की स्पीड से ले जाती हैं। धमनी जो होती है वो 120 की स्पीड से ले जाती हैं। आगे देखिए, इनका जो रंग होता है ये लाल, गहरा लाल कह सकते हैं या लाल कह सकते हैं, लाल रंग के होते हैं, दिखती हैं। और ये इनका रंग नीला होता है। इनका रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है। जो धमनी है
इनमें मोटाई जो धमनी है इनमें कपाट नहीं पाए जाते। कपाट मतलब होता है वाल्व, जो प्रेशर से ब्लड को ले जाती है। क्योंकि मोटी नलियां होती हैं तो स्पीड भी ज्यादा होता है, स्पीड ज्यादा होने की वजह से इनमें वाल्व की जरूरत नहीं पड़ती है। तो धमनी में जो होता है वाल्व नहीं पाया जाता। सिरों की जो है नसें पतली पतली होती हैं, स्पीड जो होता है 80 का होता है, तो स्पीड कम होने की वजह से इनको वाल्व की आवश्यकता पड़ती है, तो इनको वाल्व की जरूरत नहीं होती। धमनी में वाल्व मतलब कह सकते हैं या कपाट कह सकते हैं, वाल्व या कपाट इनकी जरूरत नहीं होती। लेकिन इनमें वाल्व जो होते हैं वो पाए जाते हैं, वाल्व ये पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें वाल्व पाए जाते हैं। जो धमनी होती है, धमनी के बारे में देखेंगे तो धमनी जो होती है इनमें धमनी के अंदर जो है शुद्ध रुधिर बहता है। प्रवाह जो होता है रक्त का शुद्ध शुद्ध रुधिर, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि इनमें जो प्रवाह होता है ये अशुद्ध रुधिर बहता है। कैसा रुधिर? अशुद्ध रुधिर, ठीक है। धमनी में शुद्ध रुधिर और इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। जो धमनी होती है यह ब्लड को हृदय से शरीर की ओर ले जाती है, शरीर की ओर इधर की तरफ प्रवाह करती है। और जो ये सिरा होती है यह शरीर से हृदय की ओर ब्लड को लाती है, शरीर से हृदय की ओर इधर लाती हैं ब्लड को, ये इधर से ब्लड को लाती है। अब आगे अगर देखेंगे तो अब देखते हैं फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी में जो रुधिर बहता है ये अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध, आगे बताएंगे। अशुद्ध रुधिर बहता है। और फुसफुस सिरा में, फुसफुस सिरा में इसमें शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर। अब कुछ लोग कहते हैं कि फुसफुस धमनी जो होती है इसमें प्रवाह जो होता है फुसफुस धमनी में यह अशुद्ध होता है या अपवाद है? अपवाद नहीं होता, चूंकि जो फुसफुस धमनी है ये जो दाहिना नीला है वहां से एक नली फेफड़े के लिए जुड़ती है, जो ब्लड को शुद्ध करने के लिए वहां की तरफ देती है। ये ब्लड को वहां जब पहुंचाती है जिस नली से जाता है उस नली का नाम होता है फुसफुस धमनी या पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी जो होती है वो खराब खून को फेफड़े तक ले जाती है, अशुद्ध खून को। और जो फुसफुस सिरा है ये शुद्ध खून को जो फिल्टर होने के बाद जो ऑक्सीजन उसमें जब मिल जाता है फेफड़ा में तो वह पूरे ब्लड को, शुद्ध ब्लड को ला करके बाएं अलिंद में छोड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि फुसफुस धमनी में अशुद्ध रुधिर और फुसफुस सिरा में शुद्ध रुधिर बहती है, ठीक है। आप इसका क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम देखते हैं रक्त का शरीर में प्रवाह। रक्त का शरीर में प्रवाह, रक्त का शरीर में प्रवाह देखते हैं कैसे कैसे होता है भाई। तो देखिए जो हृदय होता है, हृदय से जो ब्लड है, हृदय से ये जाती है महाधमनी में, महाधमनी, महाधमनी में जाती है। महाधमनी से कहा जाती है धमनी में, फिर धमनी से कहा जाती है छोटी धमनी में। ऐसे पतली नसें होती हैं छोटी धमनी, छोटी धमनी में। और छोटी धमनी से जाती हैं केशिका में, केशिका जिसको बोलते हैं कैपिलरी। केशिका क्या होती है? शरीर की सबसे पतली नसें मानी जाती है केशिका। इनको अगर स्पष्ट देखना है तो आंखों में अगर देखेंगे तो आंखों के अंदर जो पतली पतली नसें पाई जाती हैं इन नसों को कहा जाता है केशिका, कैपिलरीज बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए केशिका से ब्लड कहाँ आता है? छोटी शिरा में आती है, छोटी शिरा में। फिर छोटी शिरा से कहाँ जाती हैं? छोटी शिरा से जाती हैं शिरा में। शिरा से कहाँ जाती हैं? महाशिरा में, महाशिरा में। और इधर से कहाँ जाती हैं? हार्ट में। तो जो इधर रुधिर का प्रवाह होता है इधर होता है अशुद्ध ब्लड का प्रवाह, इसको बोलते हैं अशुद्ध रुधिर। इधर अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है और इधर शुद्ध रुधिर का, शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। शुद्ध मतलब
अगर आप देखेंगे हृदय का जो शुद्ध रुधिर है, हृदय से शुद्ध रुधिर कहा जाता है महाधमनी में, जो सबसे मोटी नसें होती हैं। उसके बाद जाती है उससे पतली नसों में, जिनको धमनी बोलते हैं। धमनी के बाद फिर छोटी धमनी में, फिर केशिका में। केशिका से जो ब्लड होता है, केशिका, ये कैपिलरी बोलते हैं। केशिका शरीर की सबसे पतली नसें होती हैं, आंखों में यह स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो पतली पतली नसें होती हैं। अब केशिका से अशुद्ध ब्लड, जो छोटी छोटी केशिका है, उनसे भी ब्लड आते हैं। जो अशुद्ध ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड आती है छोटी शिरा में, फिर वहां से आती है शिरा में, फिर शिरा से आती है महाशिरा में, महाशिरा से आती है हृदय में। इस तरीके से ब्लड का प्रवाह होता है। आप लोगों को यह वीडियो पूरी तरीके से ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आप पूरी तरीके से इसको क्लियर कट कॉपी कलम अपने साथ लेके बैठें और रोजाना पढ़ने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।